हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम आपके सितंबर में आ चुके हैं। जेल वार्डन एग्ज़ाम की डेट बता चुका है। एसएससी ने भी अपने एग्ज़ाम की डेट बता दी है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप मेरे साथ मेहनत करिए, मेरी वीडियो को देखिए, मेरे चैप्टर वाइज वीडियो को देखिए, जिससे कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी करते रहिए, जिससे आपको पता चले कि आपने कितने सवाल सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, क्या आप उससे सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे। बहुत सवाल इनमें रिपीट होंगे और रिपीट होंगे तो वो सवाल आपको आने चाहिए, और बहुत सवाल ऐसे भी होंगे जिसको अभी आपने करा भी नहीं है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट भी आगे बढ़ेंगे और हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपको मेहनत करनी है। आप बस फोकस पढ़ाई पर रखिए। हमारा इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य यही है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज किरण की बुक, उससे हमारी प्रैक्टिस होती रहे और कुछ दिनों बाद, या ऐसे कह सकते हैं कि अगले महीने जुलाई के महीने में हमारी लेखपाल की वैकेंसी भी आ जाए। हमारी लेखपाल की भी वैकेंसी आ जाए। अगर लेखपाल की वैकेंसी आ गई तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम, जेल वार्डन का एग्जाम, फिर उसके 1-2 महीने और लेखपाल का एग्जाम, बहुत एग्जाम आपके पास आएंगे। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से आपको फायदा क्या होगा। एक तो आप परीक्षा की तैयारी भी सही से कर लेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको पता भी चलता रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत क्या है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, और टोटल जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मेरे पास हैं कितने? 50। कितने? इस किताब में 50 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से बात कर रहे हैं और 50 तक की बात करेंगे तो आप मन लगा लीजिए 25 का अगर आपने 50 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 1250 क्वेश्चन हो गए। कितने? 1200। 250 सवाल में अलग हटा देता हूं तो मुझे उम्मीद है कि 1000 सवाल तो आप कर ही लेंगे। और प्रत्येक सेट में 5 सवाल आपके डीआई के हैं। देखो, आपको ये डीआई का सवाल है, 5 सवाल आपके डीआई के। तो 5 सवाल डीआई के, अगर आप 50 सेट की बात कर रहे हैं तो इसका 250 सवाल डीआई के हो गए। मैंने वही 250 सवाल अलग रख दिए। तो प्योर मैथ के सवाल कितने हो गए? 1000। प्योर मैथ के सवाल कितने हो गए? 1000। तो 1000 सवाल तो आप करेंगे। आपको आज की वीडियो में मैं आपको कितने सवाल कराऊंगा? 20। 5 सवाल डीआई के नहीं कराऊंगा, 5 सवाल डीआई के बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, और 3-4 प्रैक्टिस सेट तक मैं डीआई कराऊंगा ही नहीं। बस मैं आपको ओरली समझा दूंगा लेकिन कराऊंगा नहीं। इसका रीजन क्या है? मैं चाहता हूं कि पहले आप मैथ पर पकड़ कर लें, फिर एक वीडियो में आपको, अगर मैंने 5 प्रैक्टिस सेट तक डीआई नहीं कराई आपकी, सपोज मैंने 5 प्रैक्टिस सेट की डीआई नहीं कराई, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 25। तो मैं आपको एक वीडियो अलग से 5 और डीआई की एक साथ आपको डाल दूंगा, जिससे कि आप जब आप प्रैक्टिस करें ना डीआई की, तब 5 सवाल एक साथ करेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। तो 20 सवाल आज हम मैथ के करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे, और मैं आपको इसमें कोई भी एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको एक भी मेथड नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर, सिर्फ क्योंकि सिखा तो मैं किताब से रहा हूं कि जो प्रैक्टिस बुक मैं आपकी किरण की करा रहा हूं, जो मैं किरण आपकी बुक करा रहा हूं, उसमें मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। यहाँ मैं आपको क्या सिखाऊंगा? पेपर में कैसे करना है, कितनी जल्दी हम टाइम को एज्यूम कर सकते हैं, पेन का यूज कम से कम करना। आप बस समझिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट है या मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं या हम तो अभी बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा सुनिए, बस देखते रहिए, वॉच करिए, फिर सुनिए, फिर देखिए, फिर वॉच करिए, फिर देखिए, इसी रूटीन को देखिए। अब देखो, आपसे कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु 60 वर्ष है। एज प्रॉब्लम का सवाल है। जब मैं आपको एज प्रॉब्लम कराऊंगा तो ये सवाल उसमें दिया हुआ है किरण की किताब में, कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 है। अच्छा, अब कितना है? 4:6 है ना। और वो पूछ रहा कितने वर्ष पहले,
मैंने ऑप्शन ए ले लिया। मान लिया 10 साल पहले उसकी आयु का अनुपात कितना रहे होगा, 3:5। अगर 10 साल में इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 30, बिल्कुल। और जो आपका 60 है, अगर 60 में से 10 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, 50। वो आपसे पूछा जाए 30 और 50 का अनुपात कितना है, तो आप में से कहोगे 3 और 5। आपका आंसर मिल गया, नहीं मिल गया? आपने जो माना है सही माना है, बात आई नहीं। मैंने ऑप्शन को ही उठा लिया, 10 इससे माइनस कर दिए, 10 से माइनस कर दिए, ये 30 बचा, ये 50 बचा, अनुपात कितना हो गया, 3 और 5। ठीक है, अगले सवाल को बात करेंगे। व्यंजन 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 11 की पावर 27 में अभाज्य ग्रहणखंडों की संख्या बताइए। आपका नंबर सिस्टम का सवाल है। नंबर सिस्टम मैंने किरण की किताब कराई थी, तो एक सवाल आपका अभाज्य ग्रहणखंड का आया था, लेकिन ये वाला सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन में दिया है। किसमें दिया है, सिंप्लीफिकेशन में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस सवाल को समझिए। 6 की पावर 10, जो भी चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं, अगर उस टाइप का सवाल आपने नहीं करा है, प्रैक्टिस सेट में जो भी सवाल आ रहा है और उस टाइप का सवाल नहीं करा है, तो उस सवाल को मैं आपको कायदे से सिखाऊंगा। उसमें फिर चाहे टाइम लग जाए। जो आपका रिपीट सवाल है या फिर आपने करा नहीं है चैप्टर, तो उसे मैं आपको बताऊंगा कि उसकी अप्रोच क्या है। इसमें आपसे पूछा है 6 की पावर 10, 7 की पावर 10 और 11 की पावर 27 में अभाज्य ग्रहणखंडों की संख्या बताइए। अच्छा, एक चीज बताओ, 11 अभाज्य है? बिल्कुल सही बात है। क्या 7 अभाज्य है? बिल्कुल। क्या 6 अभाज्य है? नहीं। तो सबसे पहले काम इसको अभाज्य ग्रहणखंड में तोड़ना है। इसे अभाज्य ग्रहणखंड में चेंज कर लो। तो इसे अभाज्य ग्रहणखंड में चेंज करेंगे, 2 × 3 कर दूं, 10 सही है। बताओ। ठीक, अब इस 10 का मल्टीप्लाई 2 पे भी हो रहा है, इस 10 का मल्टीप्लाई 3 पे भी हो रहा है। बताओ, 7 की पावर 10 × 11 की पावर 27। अब सभी संख्या कैसी हो गई, अब भाज्य। अब आपसे पूछा भाज्य ग्रहणखंडों की संख्या, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार। 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार। 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार। तो टोटल कितने हो गए, 10, 10, 10, 30। 11 कितनी बार लिखा हुआ है, 27 बार। तो टोटल कितने हो गए भाई, 30 और 27, 57। कितने हो गए, 57। क्या करा, 10 + 10 + 10 + 27 बराबर कितने हो गए, 57। आप कुछ मत करिए, ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगाने के बाद आप मेरी वॉइस को सुनते रहिए और देखते रहिए और कुछ भी मत करिए। सवाल को ध्यान में रखिए और फिर देखिए। एक बार करने के बाद फिर दोबारा वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन अब की बार देखने का तरीका चेंज होना चाहिए। अब आप सवाल को देखने के बाद वीडियो रोक दो, सवाल को देखने का वीडियो को रोक दो और अपने माइंड में सोचो कि हम सवाल को किस तरीके से करेंगे। अगर आपको याद आ जाए कि ये सवाल इस तरीके से करना है, तो आप समझिए सवाल आपको याद हो गया, आपको सवाल याद हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया कि सवाल किस तरीके से करना है या याद नहीं आ रहा किस तरीके से करा था, तब आप वीडियो फिर दोबारा ओपन करिए, फिर देखिए किस तरीके से करा। यही रूटीन 2-3 बार करिए जब तक सभी के सभी सवाल आपको रटे ना जाए। जब के सभी सवाल आपको रट ना जाए, ये सवाल आप रूटीन करते रहिए, तभी आप मैथ सीख पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ सीखने का इससे बढ़िया तरीका कोई सा भी नहीं है। आपको सवाल की लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, आपको सवाल की लैंग्वेज याद करनी, और सभी सवाल मिक्स तरीके से करने पड़ेंगे। को पहले परसेंटेज पढ़ाया, फिर नंबर सिस्टम पढ़ाया। 70% मतलब 70% स्टूडेंट परसेंटेज भूल गए होंगे, 70% स्टूडेंट परसेंटेज भूल गए होंगे। जो बच्चे नंबर सिस्टम का नवा पार्ट कर रहे होंगे वो पार्ट 1 भूल गए होंगे। ये बना रहेगा क्योंकि वो उनको क्या है, उन्होंने सही से प्रैक्टिस नहीं करी, तो उनको सवाल याद ही नहीं हुए। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट को आप सही से करें। देखिए सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। देखो अगला चैप्टर भी मैं आपको टाइम एंड वर्क की स्टार्ट कराऊंगा, तो आप टाइम एंड वर्क को किरण की किताब का अच्छी तरीके से देखिएगा कि किस तरीके से कराऊंगा, तो आप उसको देखिएगा। ए एक काम को 18 दिन में, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को ए के आधे समय में, मतलब बी कितने समय में कर रहा है, 9 समय में कर रहा है। बी कितने समय में कर रहा है, 9 समय। दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, तो एलसीएम कितना हुआ, 18। ए का एक दिन का काम, एक का एक दिन का काम 2, दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे, कितने का, 18 का। टोटल कितना होगा, 1/6 काम। वो आपसे पूछ रहा है एक साथ एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा, 1/6। 6 टोटल काम था, उसका एक हिस्सा कर लेंगे, ठीक है। 6 टोटल काम था, एक हिस्सा कर लेंगे। आंसर कितना आ गया इसका, ए।
3684 का महत्व समावर्तक, 3684 का महत्व समावर्तक। जब मैं आपको लासा मासा पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया इसे हम ओरल भी कर सकते हैं। तो महत्व समावर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, दोनों को कैंसिल आउट करती है। अगर मैं इसके ऑप्शन देखूंगा 12, 6, 4, 18, मुझे सभी के पहाड़े याद है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 18। 18 क्या दोनों को डिवाइड कर रहे हैं? 18 दूनी 36, बिल्कुल सही बात। क्या 18 मेरे 84 को डिवाइड करेगा? 18 पंजे 90, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी संख्या जो 18 थी वो हमारा मासा नहीं है। अब 18 के बाद कौन सा आता है? 12। 12 3 36, बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं। 12 7 84, मेरी बड़ी संख्या 12 है जो कि दोनों को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब मेरा मासा कितना आ गया? 4। बिना पेन चलाए कर दिया मैंने, बिना पेन चलाए इस सवाल को कर दिया। सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। भिन्न 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 सबसे छोटी भिन्न बताइए। अगर आपने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, उसमें पहला सवाल है और मैंने उसमें बहुत बढ़िया मेथड बताया है कि अगर भिन्न में डिफरेंस इक्वल है, भाई इक्वल है, 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो जो सबसे छोटी संख्या अंश लिख रहा है ना, वही हमारी सबसे छोटी संख्या अंश में दिखाई दे जाए, वही मेरी सबसे छोटी संख्या है। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 15। क्या है? 15। तो मेरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 15/16। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 34, तो मेरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाती? 34। अगर वो कहता आरोही क्रम में लगाओ तो आरोही क्रम में लगी हुई है। अगर कहता अवरोही क्रम में लगाओ तो पीछे से स्टार्ट कर देते, अवरोही क्रम में हो जाती। जब भी होगा जब इनके बीच का डिफरेंस आपको इक्वल दिखे, और इसमें डिफरेंस इक्वल है। आप मेरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6 पे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या वर्ग है? अगर आपने मेरी पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर की एक वीडियो पढ़ी हुई है आप कि बिना पेन चलाए स्क्वायर निकालिए, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ही देख ली, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। देखिए 5 का स्क्वायर, अब मैं आपको थोड़े वर्बली बता देता हूँ। जिस संख्या के पीछे 5 होता है उसका जब मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो इस तरीके से निकालते हैं। मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, कुछ मत करिए। इस 5 का स्क्वायर करिए 25, 1 के बाद कितना आता है? 2। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करा 2, कितना आ गया? 2। क्या कर रहा है? मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा 25, 2 के बाद कितना आता है? 3। 2 तिया 5 5 25, 2 के बाद कितना आता है? 3, तो कितना हो गया? 6। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा 5 25, 3 के बाद कितना आता है? 4। 4 तिया 12। मैं आपको जो बता के आऊँ, क्योंकि मुझे जो इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, 0 1 2 5 3 6 9 6, मुझे यहाँ पे एक संख्या दिखाई दे रही है 2 5। देखो सभी के पीछे 2 5 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका इकाई का अंक 5 हो। इसका मतलब ये तो 5 आ गया। और देखो 8 निम्मा 72 होते हैं, 8 निम्मा 72। इसका मतलब अगर मैं 85 का निकालूंगा ना इसी तरीके से, तो 5 25, 8 के बाद कितना आता है? 9, तो कितना आ गया? 8 निम 72, कितना आ गया? 72 75। इसका आंसर कितना आ गया? 72 75। मुझे एक ही बार आंसर मिल गया। मैंने एक आइडिया लिया, उस आइडिया को मेरा सही बैठ गया। अगर मैं एक एक करके मैं चारों को निकालूंगा उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने क्या थोड़ा मुझे इनकी कंसेप्ट पर मैंने ध्यान दिया था, जिससे कि मेरे को आसानी से समझ में आ गया। अगर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप स्क्वायर वाली वीडियो को देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें ओल्ड वीडियो के नाम से फोल्डर होगा, उसे ओपन करिए, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 7, 5 की पावर 4, 5 की पावर 8 निम्नलिखित में से किनके बराबर है? करनी का एक नियम होता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। 4 और 8 कितने हो गए? 12। 4 8 12। 5 की पावर कितने हो गए? 12। इसका आंसर कितना आ गया? 12। आप देखते रहिए कि आप कितने कर सकते हैं, आप उतने ही नंबर अपने ऐड रखिए, और जो आपको नहीं आता उसे आप क्या कर दीजिए? कैंसिल। क्या आप अपने नंबर स्कोरिंग में उसे ऐड नहीं करना, ठीक है। आप बस ये रखिए कि आप कितना कर सकते हैं, क्या आप इसमें भाग लगा सकते हो। ये सवाल नंबर सिस्टम के शायद पार्ट 4 में ये सवाल दिया हुआ है, 4th या 5th में, तो आपका नंबर सिस्टम का सवाल भी रिपीट हो गया। जब ये सवाल आया था तो मैंने आपसे कहा था आज आपको भाग लगाना सीखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल भाग दिया है तो इसकी कोई ना कोई तो खासियत होगी, इस सवाल की कोई ना कोई खासियत होगी, तभी ये सवाल दिया है। अब देखो खासियत क्या है इसके, ऑप्शन इसकी खासियत है।
4 बार 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आपको भाग लगाना है। एक तो है कि आप सीधे भाग लगा दीजिए, और एक है अगर आपको भाग लगाना आता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब एक चीज मुझे बताइए, आज 7 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 7 है? 7 7 है। देखो मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूं यहां पर जो आपको एग्जाम में लगानी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगानी है। अगर मैं आपको यहाँ पर भाग लगाने बैठा सिखाने बैठ गया तो आप मानिए कि मेरा प्रैक्टिस सेट लगवाने का कोई फायदा नहीं है। वो अप्रोच लगाइए जो पेपर में लगानी है। करिए, मैं होता तो इस सवाल को किस तरीके से करता। मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पास टोटल अंक है 10, 4 अंक तो आ ही नहीं सकते भागफल में। क्योंकि देखो एक चीज मुझे बताओ, सपोज मैंने 100 ले लिया, 100 में 10 का भाग लगाया, 2 अंक है, 2 अंक ले लिए, तो मुझे भागफल कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 10। 2 अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर इसी को मैंने 1000 ले लिया, अब की बार 10 का भाग लगाया तो मुझे भागफल कितना मिलेगा? 3 डिजिट मिलेंगी नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। अगर मैंने 10,000 ले लिया, 10 का भाग लगाया तो मुझे 4 डिजिट मिलेंगी नहीं मिलेंगी? अब एक बात ध्यान रखिए, जब 3 डिजिट थी तो 2 डिजिट मिल रही थी, 4 डिजिट थी तो 3 डिजिट मिल रही है, 2 4 5 डिजिट है तो 4 डिजिट मिल रही है। जब 10 डिजिट होंगी तो मुझे कितने डिजिट मिलेंगे? बताओ, 9 मिलेंगी नहीं मिलेंगी? इसका मतलब मुझे 9 अंकों का भागफल प्राप्त होगा। अब इसमें 9 अंकों का वाला भागफल कौन सा है? 2 4 बिल्कुल भी नहीं है, 2 4 6 बिल्कुल भी नहीं है, 2 4 5 नहीं है। अब इसे गिन लेते हैं, क्या 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात आई समझ में? समझ में आ गई होगी। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी। शॉर्टकट मैंने आपको भाग लगाने से बचा दिया, मैंने आपको भाग लगाने से बचा दिया और सवाल को ऑप्शन सी कर दिया। समझिएगा आप मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अच्छी तरीके से समझिएगा। नहीं समझ में आई तो मेरी बात दोबारा सुनिए। देखिए, 9वें सवाल पे जाएंगे। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25 रुपए में खरीदता है, 30 रुपए में बेचा तो कितने रुपया का फायदा हुआ? कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 रुपए का। कितने पर? 25 पर। कितने पर? 25 पर इंटू 100। 25 चौका 100, 5 चौक 20। कितने परसेंट का फायदा हो गया? 20% का। कितने परसेंट का? 20% का फायदा हुआ। सवाल नंबर 10 पर बात करेंगे। 130 का कितना परसेंट 10.4 है? क्या आप कर लोगे? अच्छा, एक चीज मुझे देखो, सब में 8 8 8 दिखाई दे रहा। 13 अट्ठे कितने होते हैं? 13 अट्ठे 104 ही होते हैं। बताओ बताओ, 13 अट्ठे 104 होते हैं। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया। अगर मैं 130 का 80% निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा? दो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो आपका कितना आएगा? 104। लेकिन मुझे चाहिए 10.8। अगर 130 का 8% निकालूंगा, अगर 130 का मैंने 8% निकाला, 0 से 13 अट्ठे 104 बटे 10, कितना आ गया? 10.4। मतलब ये सवाल भी मैंने आपको किससे कर दिया? ऑप्शन से। किससे कर दिया? ऑप्शन से। आंसर कितना आ गया आपका? 8। कितना आ गया? 8। सवाल नंबर 11 पे बात करेंगे। प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 संख्याओं का औसत। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई सम संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था सम संख्या का योगफल कितना होता है? n+1। बताओ, और संख्या का क्या होता था? n²। और आपका प्राकृतिक संख्या का क्या होता था? n+1/2। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो हमारा औसत क्या होता है? औसत क्या होता है भाई? औसत क्या होता है? एवरेज, कुल योग बटे कुल संख्या होती नहीं होती? बताओ। संख्या आपको पता ही है कितनी है? 10। कुल योग कहां से पता चलेगा? यहां से। प्रथम 10 की बात कर रहे हैं तो योग कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 + 1 11, 11 ढाई 110। कितना आ गया? 110। कितना आ गया आपका? 11। औसत कितना आ गया? 11। औसत कितना है भाई? 11। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप कुछ मत करिए, जितनी संख्या का पूछा है सम संख्याओं का, जितनी सम संख्याओं का पूछा है औसत, कुछ मत करिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसी में 1 जोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछता 20 सम संख्याओं का औसत क्या है तो आप 20 और 1 21, आपका आंसर कितना आ जाता है? 21। अगर आपसे कहता 50 सम संख्याओं का औसत कितना है तो 50 और 1 51।
आप ओरली करने के लिए इस अप्रोच को लगाइएगा। मैंने तब भी समझाया था, अब मैंने आपको डिटेल से भी बता दिया और आपको मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया किस तरीके से आपको करना है। 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपने साधारण ब्याज, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बिना फॉर्मूले के कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब आप ये चीज तो जानते हैं कि साधारण ब्याज PRT/100 होती है। अभी आप ये सीखिए, जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से सीखिएगा कि मैं इस वाले फॉर्मेट से भी नहीं कराऊंगा आपको सवाल। जब आप वीडियो देखिए, मेरी क्लास अटेंड करिए, क्लास ऑफलाइन भी देखिए, अगर ऑफलाइन नहीं देख पाते तो आप थोड़ा वेट करिए, इस चैप्टर पे आने दीजिए, जब तक के लिए आप इसको सीखिए। 5,000 रुपये कितने परसेंट? 5%, टाइम 5 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25, 5, 1250 रुपये। कितना आ गया? 1250। क्योंकि सवाल सिंपल था इसीलिए मैंने आपको लिख दिया। अगर सवाल थोड़ा लेंथी होता तो मैं आपको अभी सिखा देता उसको। ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं आपको सिखाना नहीं चाह रहा या बताने नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस सवाल के लिए मुझे उस अप्रोच का भी आपको सिखानी पड़ेगी। देखिए सवाल नंबर 13, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। चाल दूरी कितनी है? 200 मीटर। कितने समय? 24। अगर इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लाई होता है? 18/5। कितने का मल्टीप्लाई होता है? 18/5। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर 6 × 18, 6 चौक 24, 6 × 18। 4 से अगर इसे कैंसिल आउट करूंगा, 4 पंजे 20, 50 बार गया। 5 से कितनी बार गया? 10 बार। कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई? ये सिंपल सवाल था कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। सवाल नंबर 14 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 14 पर बात करेंगे। एक समतल में रेखा x रेखा y के अनुलंब है। रेखा x y के अनुलंब है। अगर मैंने मान ली ये रेखा x y के अनुलंब है, ये अगर x है तो ये y के अनुलंब है। जैसा बोला मैं मान लेता हूं। रेखा z के समांतर है। कौन सी रेखा z के समांतर है? x ना, x z के समांतर है। ये आपकी होगी z के समांतर हो गई, z के समांतर हो गई, z के समांतर हो गई। रेखा u और v, रेखा u, रेखा v और रेखा w दोनों, रेखा u, रेखा v और रेखा w दोनों के अनुलंब है। मतलब किस तरीके से बात करेंगे? रेखा v कॉमा लग गया, रेखा u कॉमा, इसका रेखा u के बारे में बात हो रही है। v और w के अनुलंब है, v और w के अनुलंब है। अगर मैं u की बात कर रहा हूं, रेखा u v w के अनुलंब है। बताइए नहीं, रेखा u v और w के अनुलंब है। रेखा x रेखा v के अनुलंब है। रेखा x रेखा v के अनुलंब है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पर बात करेंगे। देखो z u और w समांतर है। z u और w के समांतर है। z u और w समांतर नहीं है ना। जी वाली रेखा इन दोनों के समांतर कहाँ है? इसके समांतर है बट इसके समांतर नहीं है। पहला कथन गलत। सेकंड पर बात करेंगे। x v x कॉमा लग रहा है, इसका मतलब x बात कर रहे हैं, v और y के समांतर है। भाई v और y के समांतर कहाँ है? ये तो अनुलंब है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे पर बात करेंगे। z के बारे में बात हो रही है, मतलब इसके बारे में बात हो रही है। v और u सभी w के अनुलंब है। z v और u, भाई z जो कह रहा है v u w के अनुलंब। भाई कहां से हो जाएंगे? ये कैसे अनुलंब हो रही है? ये कहां से अनुलंब हो रही है? तो समांतर हो रही है, ये भी गलत है। चौथे पे बात करेंगे चौथे पे बात करेंगे y v और w के समांतर। बिल्कुल मिल गए हमें आंसर, y v और w के
समांतर है। हमें इसी की जरूरत थी, बस इसी आंसर की जरूरत थी जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद एहसास होगा आपको कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सवाल नंबर 15 पे बात करेंगे। 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का सवाल है। देखो 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे वाले चावल को 7 रुपये 20 पैसे वाले चावल के साथ मैंने वाले ए और बी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मिश्रण है तो मिश्रण हमेशा बीच में आता है, जिससे मिश्रण का दाम कितना हो जाए 6.5 रुपये। कितना हो जाए 6.5 रुपये। ए बी मतलब 6 रुपये 20 पैसे वाले चावल को 7 रुपये 20 पैसे वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का दाम इतना हो जाए। तो जो भी बीच का होता है, जो भी मिश्रण होता है, हमेशा दर्शाता है। क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। 6.5 में से 6 रुपये 20 पैसे के तो आपके कितने बचे 30 पैसे। कितने बचे 30 पैसे। 7.5 में से 6.5 के तो आपके कितने बचे 70 पैसे। कितने बचे 70 पैसे। आपका जो अनुपात आ गया, मतलब इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया 7:3 के अनुपात में मिला दो भैया, तो आपको मिश्रण का दाम कितना हो जाएगा 6.5 रुपये। कितना हो जाएगा 6.5 रुपये। समझ में आ गई। इस वाले चावल को इस वाले चावल के साथ मिलाया तो आपका अनुपात आपका जीवन, आपके मिश्रण का दाम जीवन। तो इसे सॉल्व करके आपको कितना आ गया 7:3। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और जिनका जेल वार्डन और एसएससी का एग्जाम है उसके लिए ये कारगर साबित हो। 16वां सवाल। एक ठोस की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 6, 4 और 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन। अरे वेरी सवाल। अच्छा एक चीज बताइए, आयतन क्या होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LVH। तो आप सीधे सीधे क्या करिए इनका मल्टीपल, 6 चौक 24, 24 दिया 72, आंसर कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सवाल में आपको। सवाल नंबर 17 पे बात करेंगे। निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो त्रिभुज, आपको ऐसा कोई सा भी त्रिभुज की आकृति नहीं नजर आ रही कि समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण है। तीनों भुजा कैसी हैं अलग अलग। अब सब तीनों भुजा अलग अलग हैं तो आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला से होता है वो हमारा एरिया निकालने के लिए होता है, वो होता है हमारा √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। यहाँ S क्या होता है सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाओं का योगफल। भुजा आपको दी हुई है A बराबर कितनी दी हुई है, कोई सी भी मान लो 7, 8, 9। 7 मान ली मैंने, B बराबर 8 मान ली और C बराबर 9 मान ली। अगर मैंने आपसे S निकालूंगा तो आप कितना होगा 7, 8, 9/2। तो कितना हो गया 15 और 8 9, 15 और 9 24/2। कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 12। कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। अब मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया। 12 फॉर्मेट में आप इसमें रखोगे 12 ब्रैकेट 12 माइनस 7 12 माइनस 8 12 माइनस 9। ठीक है 12 इंटू 12 में से 7 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 9 गए 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 12 को मैं ऐसे लिख दूं 4 3 12 5 4 इंटू 3। अब देखो 3 के पेयर बने, इसका जब मैं अंडरवुड से बाहर निकलूंगा तो एक 3 आएगा। 4 का एक पेयर बना तो अंडरवुड से बाहर निकलोगे तो 4 हो गए। तो अंडरवुड में क्या बचेगा आपका अंडरवुड 5। तो ये कितना हुआ 4 12 अंडरवुड 5 आपका क्या आ गया आंसर। 12 अंडरवुड 5 आपका क्या आ गया आंसर। देखो आपको आंसर मिल भी गया 12 अंडरवुड 5। क्लियर। आप वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर 18 से 22 तक आपको क्या दी हुई है DI का सवाल दिया हुआ है। आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम कर करके आप इस सवाल को करिएगा। आप इसकी कंडीशन फॉलो करिए और इस सवाल को आप करने की कोशिश करिएगा। जब मैं 5 सवाल एक साथ DI के कराऊंगा ना
25 सवाल आने वाली 4-5 वीडियो बाद मैं आपको एक डीआई की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें 5 सवाल डीआई के होंगे। 5 के 5 मतलब 25 सवाल की एक वीडियो होगी, जिससे आपको एक साथ सीक्वेंस में पता चल जाएगी डीआई किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आप डीआई के सवाल अपने आप निकाल दिया करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप डीआई को पहले पढ़िए, खुद अपने आप थोड़े हाथ पैर फेंकिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आपको फिर आगे बढ़ूं, ठीक है? आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं। 22 तक के सवाल आपके डीआई में थे। अब बात करते हैं सवाल नंबर 23 पर। एक सीरीज दी हुई है 7x 21 23 43 में x का मान बताइए। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सही बताइए, इस सीरीज में नंबर सीरीज में किस तरीके से करते हैं? आप मेरे से बहुत होशियार हो, आपको सबको आता है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस वाली सीरीज को आप डिफरेंस मेथड से करके देखिए। अगर आपने मेरी रीजनिंग की क्लास ऑफलाइन करी होगी तो आप आसानी से सवाल को कर देंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ इस सवाल में डिफरेंस कितना है तो आप में से कहोगे 12 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप में से कहोगे 10 का। इसका मतलब 2 का कम का हो रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूंगा तो आप में से कहोगे सर 8 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा? 8 का। तो 21 में से 8 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 13। कितने बचेंगे? 13। इसका मतलब इसकी जगह कितना हो गया आपका? 13। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? 6 का होना चाहिए। और 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6। इसका मतलब ये भी बात सही है। इसका मतलब जो मैं मान रहा हूँ 13, वो मेरा आंसर बिल्कुल भी ठीक है। कितना आ गया? 13। क्या करा मैंने? डिफरेंस निकाला 12, इन दोनों का निकाला 10। इसका मतलब ये सीरीज आपकी चल रही है 10 12 8। अब 8 मैंने घटाए 21 में से तो कितना आ गया? 13। अब 13 में से 6 घटा के देखेंगे तो 7 आपको मिल गया। इसका मतलब 13 हमारा बिल्कुल भी ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 24, के का वह मान क्या होगा जिसके लिए रेखाएं 2x + 3y - 4 = 0, kx + 6y + 5 = 0 समांतर। तो यही फायदा होता है प्रैक्टिस सेट में। आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपको करना है सवाल। अब आप कैसे भी करें, मेरे साथ करें, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, लेकिन जिस दिन आप चैप्टर पढ़ोगे उस दिन तो समझ में आएगा कि यार एक सवाल ऐसा आया था। इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हमें करना है इस सवाल को, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में आया था। ये प्रैक्टिस सेट में आया, इसका मतलब हो गया सवाल इंपॉर्टेंट है, हमें करना ही करना है। चाहे कैसे भी करो, चाहे मर के करो, लड़ जाओ इस सवाल के लिए, टीचर से लड़ जाओ, लेकिन सीखो। अब देखो जब 2 रेखाएं समांतर होती है ना तो प्रवणता निकालते हो। प्रवणता होती है हमारी m1 = m2। समांतर के लिए प्रवणता क्या होती है? m1 = m2। और m किस तरीके से निकालते हैं? m हम निकालते हैं -b/a। b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, a का मतलब होता है, मतलब b का मतलब होता है आपका इस वाले की बात है। b का मतलब होता है, देखो मैं आपको बताऊं, इस वाले मतलब y के साथ जो दिया हुआ है ये हमारा b है, x के साथ जो दिया हुआ है वो हमारा a है, और 5 हमारा c है। समझ में आ गई? y के साथ जो दिया हुआ है वो हमारा b, x के साथ जो दिया हुआ a, और 5 हमारा क्या है? सिंपल c। मतलब अब आप ये चीज समझ गए कि m समांतर के लिए प्रवणताएं क्या होती है? m1 = m2, और m बराबर क्या होता है? -b/a। अब जब मैं m1 निकालूंगा तो देखा आप कीजिए, तो -b/a, b बराबर -3/a मतलब 2, जो भी x का कोफिशिएंट होगा। अगर m2 निकालूंगा मतलब इस वाली रेखा में तो कितना आएगा? -6/k, और ये आपको बराबर दी हुई है। अब यहाँ रख दीजिए -3/2 -6/k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, के का मान कितना आ गया? 4। के का मान कितना आ गया आपका? 4। सिंपल सवाल। अगर आप नॉलेज रखते हो ना तो आपके लिए ये सवाल कुछ हार्ड था क्या? सिंपल ही तो था सवाल, सिंपल ही तो था, बट आपको नॉलेज नहीं थी। अरे आप ही को तो नॉलेज नहीं है, औरों को तो नॉलेज है, और तो एक नंबर लेकर आपसे आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, तो आप भी नॉलेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैथ की नॉलेज लीजिए। आप बस मेहनत करिए, नॉलेज अपने आप आ जाएगी। बस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगी। देखो अगला सवाल 25वां आपका आखिरी सवाल है। 5 सवाल डीआई के तो वो मैंने छोड़ दिए, मतलब ये आपका 20वें नंबर का सवाल है। ये आपका
20वें नंबर का सवाल है, यदि log a 81 बराबर 4, a का मान बताइए। देखो मैं आप सीधे सीधे फंडा समझिए इन सवालों का सीधे सीधे फंडा समझिए। जब हम लॉग हटाते हैं एंटी लॉग लेते हैं, आप कुछ मत करिए, इस a के ऊपर तो ये वाली 4 आ जाता है और 81 के बराबर हो जाता है। बात आई समझ में नहीं? जब हम एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि ये एंटी लॉग लेना आप टेबल से सीखेंगे, फिलहाल आप इस तरीके से समझिए, क्योंकि जब चैप्टर आएगा तो मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। आप बस अभी फिलहाल इतना समझिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस a के ऊपर तो 4 आ जाएगा और ये 81 के बराबर हो जाएगा। a की पावर 4, 3 की पावर 4, कंपैरिजन बोथ साइड, a बराबर 3, आंसर कितना आ गया इसका? a बराबर 3। 20 सवाल हमने कर लिए टोटल प्योर मैथमेटिक्स के। आप देखिए आपको कितने आते हैं। प्रैक्टिस इतनी हैवी होनी चाहिए आपकी। आप 20 सवाल को 10 मिनट में कर दीजिए, चाहे 4 बार वीडियो देखिए, 5 बार वीडियो देखिए, लेकिन जब आप इस वीडियो को सवाल करें तो 10 मिनट में वीडियो के सारे सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे, लेकिन जब तक के लिए आप मेरे चैप्टर वाइज किरण की किताब के उसे करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे सीखें। हम डेली एक दिन में 2 वीडियो सेंड करेंगे, एक वीडियो आपकी किताब की आएगी, एक वीडियो आपकी प्रैक्टिस सेट की आएगी। आप दोनों करिए, जब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।